सभी सदस्यों को नमस्कार। आज 26 अप्रैल 2024 आज हमारा कोर्ट में हियरिंग है। कोर्ट में हमारा लिस्ट जो उसका पोजीशन क्या है, आज हियरिंग हो सकता है या नहीं, इसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं, क्योंकि आप लोग उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। कई सालों से हम इसके पीछे हैं ड्यूअल कंट्रोल के बारे में, क्योंकि असम राइफल्स जो कार्य कर रहा है डिफेंस की कर रहा है और हमें पूरी बेनिफिट किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर मिलना चाहिए करके ये हमारा पिटीशन है जो डिवीज़न बेंच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं, ये डिवीज़न बेंच दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा केस है जो 2017 नवंबर को हमने एडमिट किया था और अभी तक जैसे मैंने बताया 25 हियरिंग हो चुका है और आज जो है 26वां है। वैसे तो कई सारे हियरिंग हमारे हुए नहीं है, करीब 7-8 हियरिंग का डेट निकल चुका था कोविड के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे जो लिस्ट हुआ है वो है स्पेशल बेंच में हुआ है। एक होते हैं रेगुलर जो बेंच है, रेगुलर बेंच जो कि केवल एक लिस्ट आता है वहाँ पे उसका जो सीनियरिटी के ऊपर एक एक करके केस का नाम बुलाया जाता है और यदि आगे लिस्ट है तो हमारा जल्दी आने की संभावना है, कभी लंच से पहले। लेकिन ये जो केस है हमारा स्पेशल बेंच, स्पेशल बेंच का मतलब मुझे याद है कि मैंने पिछले कई महीने पहले मैंने बताया था। स्पेशल बेंच का अर्थ ये होता है कि रेगुलर बेंच में जब हम हियरिंग हो जाते हैं और उसको पार्ट हर्ड बताते हैं, क्योंकि एक हियरिंग का कुछ पार्ट जज ने सुन चुका है, उसके बाद यदि रेगुलर बेंच से उस जज का ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और बेंच में, तो जो पार्ट हर्ड मैटर भी उस जज के साथ लिस्ट होता है। यानी कि जो पार्ट हर्ड करते समय जो 2 जजेस होते हैं वही जज जो है दोबारा कंस्टिट्यूट होना पड़ता है उस मैटर को सुनने के लिए। तो हमारे आज जो है स्पेशल बेंच में है और उस कोर्ट में 6 लिस्टेड है। देखिए 6 स्पेशल बेंच होने हैं, यानी कि जो मेन जो जज है उनके साथ डिफरेंट जो केसेस है उनके लिए 6 बार कंस्टिट्यूट होना है। आप सभी को बता दूं इसका कम्प्लिसिटी क्या है, क्योंकि हर कोर्ट में एक अपना जज होता है। यदि डिवीज़न बेंच है तो 2 जज, उनका अलग अलग हियरिंग करते हैं, उनका अपना एक रेगुलर मैटर होता ही है। देखिए उस रेगुलर मैटर में आज उनके लिस्ट में, यानी कि जिस जज के सामने हमारा स्पेशल बेंच आना है हमारा केस का, वहाँ पे 6 अलग अलग जज मिलना होता है, तभी स्पेशल बेंच होते हैं। हमारे साथ जो जज हैं उनका जो रेगुलर जो मैटर होगा वो पहले ख़त्म करेंगे वो, उसके बाद में जो है ये जो हमारा स्पेशल बेंच में जो मेन जो जज है उसके साथ जाने का कब जा सकते हैं वो। देखिए इस प्रकार से तय होना मुश्किल है कि हमारा हियरिंग कब आएगा। जब एडवोकेट से मैंने चर्चा किया इसके ऊपर तो 2 बजे से पहले आना मुश्किल है। देखिए तब भी जब कोर्ट असेंबल होता है तो कोर्ट मास्टर होते हैं जो उनको पता चलता है कि कौन सा बेंच लगभग कितने बजे कंस्टिट्यूट होगा। वह जानने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि हमारा जो मैटर है, क्योंकि हमारे जो मैटर है उसमें भी 9-10 मैटर ऑलरेडी है, उसमें हमारा सेकंड में है। यदि हमारा मैटर पहले लेता है तो सेकंड जो ये पहला एक है उसके बाद हमारा आएगा, लेकिन वो संभावना कम है, क्योंकि जो जजेस ने आना है इस स्पेशल बेंच को बनने के लिए उनका अपना मैटर होगा उस बेंच में, तो वो मैटर को पहले वो समाप्त करेंगे, उसके बाद ही ये जो स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट में आ सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि 6 स्पेशल बेंच बनने हैं। ये जुडिशरी का मामला है। देखिए इसमें जो है लोग जो ये बताते हैं कि तारीख पे तारीख जा रहा है, तो पूरे जो मैटर है उसको हम कंसिडर करना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि पार्ट हर्ड मैटर हो चुका है, केवल हियरिंग 1 घंटे की अगर मोहलत मिल जाता है तो पूरा हियरिंग समाप्त हो जाता है, एक जजमेंट जो है आने की संभावना है। लेकिन वो समय और बहुत सारे जो केसेस है एक प्रकार से लॉटरी लगना होता है यदि जो हियरिंग हमारा कंप्लीट हो जाए। हमारा कोशिश तो यही है। हमारे जो वकील है, कल हम गए थे 4:30 बजे, लौट के करीब 10:30 बजे आ पहुंचा मैं, क्योंकि उनका भी काफ़ी मैटर रहता है आज, उसके साथ हमारा भी एक मैटर है। उनको समझा चुका हूँ कंप्लीट कार्रवाई, जो हमने आर्गूमेंट करने हैं, डॉक्यूमेंट उसको बता चुका है, क्योंकि जो 1985 का जो अमेंडमेंट है उसको हमने नल एंड वॉइड करना है, क्योंकि वह जो एक गलती किया था 1985 में, जो AOB रूल अमेंड करके हमें जो पुलिस में जो दिया है, बिना ऑपरेशनल कंट्रोल
अंडर एमओडी को हटाए हुए, यानी कि वो जो डिसीजन है, यदि पुलिस का डिसीजन उन्होंने लिया है तो हमें जो है एमएचए के अंदर रख देना चाहिए था, और जो भी सीएपीएफ का बेनिफिट जो है वो हमको कंप्लीट मिलना था, ऐसा इन्होंने किया नहीं। क्योंकि ये आर्मी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जैसे आप सभी को पता है। एक केस जो है ये मणिपुर हाईकोर्ट में भी चल रहा है, जो एयर कैडर ऑफिसर के सीनियरिटी के बारे में है, और इन्होंने जो रूल जो बनाए हैं 2010 में एआर एक्ट 2006 के बाद, उसमें पूरा जो है, क्योंकि ड्राफ्टिंग करने वाले यही सारे लोग होते हैं जो, क्योंकि आर्मी ऑफिसर का डोमिनेंस रहता है। उन्होंने ये बताया कि जो भी डेपुटेशन में आते हैं यहाँ पे जेसीओ, सदर रैंक से ऑफिसर्स, उनको जो है सीनियर माना जाएगा। ये बहुत बड़ा गलत है। जैसे मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका में जो एपार्थेड का जो पॉलिसी है, उसी प्रकार जो है आर्मी के ऑफिसर असम राइफल में चला रहा है। अभी जैसे हमने बताया कि जो मिसयूज ऑफ मैन एंड मशीन, उसकी भी बहुत मात्रा में इनका जवान का मिसयूज हो रहा है। यह सब जो है हम अथॉरिटी के सामने लाएंगे। जनरल कार्निक साहब जो है लेटर लिखेगा। इनका जो एक्सेस जो ले रहे हैं उसका एक समाप्ति तभी होगा जब असम राइफल को एक मिनिस्ट्री के अंदर क्योंकि आप सभी को पता है कई बार प्रयास कर चुका है। देखिए, जब अमित शाह जी आए थे होम मिनिस्टर बन के, तभी जो है उन्होंने उनको जैसा ब्रीफिंग दिया गया कि हमें तो मिलने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने जो है असम राइफल को कंप्लीट आईटीबीपी में मर्ज करने का प्रपोज किया था। सीएससीएस में भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भी भेज दिया था। ये कोर्ट के सामने है सब कुछ मैटर। तो बाद में जो है, क्योंकि जब भी अगर आईटीबी मर्ज हो जाएगा तो असम आर्मी के बहुत तादाद में जो है ऑफिसर्स यहाँ पे जेसीओ जवान जो असम राइफल में जो है अपना रोटी पका रहे हैं, तो उनका बंद हो जाएगा। तो फिर आर्मी मानते नहीं। देखे, जो ही प्रपोजल करता है, जैसे पिछले साल ही एक प्रेजेंट डीजीआर ने भी एक लेटर लिखा था हमको सीएपीएफ में डालने के लिए, लेकिन फाइनली जो है एमओडी ने रेसिस्ट किया। यही सब बात हम कोर्ट को बताएंगे, क्योंकि जब इंडियन आर्मी रेसिस्ट कर रहा है कि असम राइफल को हम छोड़ेंगे नहीं, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेने में क्या दिक्कत है। क्योंकि इससे पहले जेएन के, जैसे मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर मिलिशिया जो कि 1971 के बाद 1972 में आर्मी का हिस्सा बना था, ब्रिगेडियर लेखराज कुंवर जो गढ़वाल राइफल के थे, उनका अपना प्रयास था। उनके बाद 1976 में जेक्लाई बना। देखिए, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, उनका जो बजट जो डिफेंस मिनिस्ट्री से आज भी जाता है, और डिफेंस सिविल एस्टीमेट से जाता है, जिसमें कोस्ट गार्ड, ग्रेफ वगैरह का जो है सिविल जो बजट है, असम राइफल को उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि बजट डिफेंस में जो सर्विस जो बजट होता है सर्विसेज का, वो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आरआर का जो है उसमें जाता है। लेकिन डिफेंस सिविल एस्टीमेट में जेक्ला का आज भी रखा हुआ है। तो मैंने सजेशन वगैरह भी दिया था, जो हमने प्रपोजल दिए थे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ये सब बातें हम कोर्ट को बताएंगे यदि समय हुआ तो। यदि हमारा जो है हियरिंग आज होने से अभी तक जो है कोई निश्चित नहीं है, शाम को ही पता चलेगा आप लोगों की हियरिंग का क्या हुआ कि नहीं हुआ। मैं शाम को दोबारा आप लोगों से मिलूँगा। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि समय जाने से भी हिम्मत नहीं हारना है। देखिए, एक ना एक जो है भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत।